गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज हम लोग सर्टेन प्रोविजंस डिस्कस करने वाले हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में बेल कैसे लें, यानी जो गैर जमानती अपराध होते हैं उनमें बेल कैसे लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले क्या आता है कि कोर्ट का नेचर आपको जान लेना चाहिए। जिस कोर्ट में आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उसका नेचर क्या है। जो जज साहब होते हैं वो भी आपके जैसे मेरे जैसे इंसान होते हैं। एफआईआर अगर हो गया है तो उनको लगता है कि चलो ठीक है, एफआईआर हो गया तो क्या मालूम इसने कोई गलती किया हो, क्राइम किया हो। कुछ जजेस ऐसा सोचते हैं कि चलो एफआईआर हो गया, शायद इसने क्राइम नहीं किया हो, बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बीइंग्स। वो हमारे जैसे आपके जैसे इंसान हैं, तो वो सोचते हैं कि उसके अकॉर्डिंग वो इन्फ्लुएंस होते हैं। उनको लगता है कि ये इसने क्राइम किया होगा या नहीं किया होगा, तो वो भी एक बेल होना पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किस कोर्ट के सामने एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं। अगर आपको कुछ दिन जेल में रहना पड़े, कुछ दिन वेट करना पड़े, तो आप बेशक आप वेट कीजिए, बिकॉज आपको अगर सपोज कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया मैटर तो आपको ऊपर वाली कोर्ट में जाना पड़ेगा, और ऊपर वाली कोर्ट में जाने से मैटर और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाले कोर्ट से बेल मिल ही जाए। इसलिए कभी भी आपको देखना चाहिए कि जज साहब बैठे हैं उनका नेचर क्या है, या फिर जो कोर्ट में अप्रोच करें उस कोर्ट का नेचर क्या है, सो दैट आप इजीली बेल ले सकें। बेल लेने में सबसे बड़ी परेशानी आती है 3 लोग। वो 3 लोग होते हैं जो अपोजिट पार्टी, दूसरा होता है पीपी यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो सरकारी वकील होता है, सामने वाली पार्टी को रिप्रेजेंट करता है वो, और थर्ड होता है आईओ। ये तीनों लोग हमारे सामने एक प्रॉब्लम रहते हैं। तो आपको कभी भी ये देखना चाहिए कि कौन ये है, पीपी कौन है, आईओ कौन है। अगर आपको उनको फेवर में लाने का ट्राई करना चाहिए कि कैसे भी करके वो आपके फेवर में आ जाए, आपको चीज़ों को अपोज ना करें, जो आप पॉइंट रख रहे हैं उनको अपोज ना करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप कोर्ट के सामने अपना पॉइंट रखते हैं, पॉइंट वैलिड होता है, पॉइंट अच्छा भी होता है, और उस पॉइंट के बेसिस पे आप केस जीत भी सकते हैं। बट पीपी उसको अपोज कर दे या फिर आईओ अपोज कर दे, आईओ उस पर कुछ डिफरेंट ही पॉइंट रख दे, तो होता ये है कि कोर्ट का उसमें से थोड़ा माइंड डिवर्ट हो जाता है। तो आपको करना ये चाहिए कि इन लोगों को अपने फेवर में लेने की कोशिश करना चाहिए, सो दैट जब आप कॉन्फिडेंस में लेते हैं तो आपको आसानी से बेल मिल जाती है। आपको नेक्स्ट ये पॉइंट आता है कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि एफआईआर जो हुआ है वो गलत है, उसका क्या रीज़न है। तो आपको ये दिखाना चाहिए कि एफआईआर होने के पीछे क्या रीज़न है, क्यों किया है। सपोज़ अगर आपके नेबर ने किया है तो आप ये दिखा सकते हैं कोर्ट में कि मेरा नेबर के साथ पहले से ही प्रॉब्लम चल रहा था, पहले से ही झगड़ा चल रहा था, उसी के इन्फ्लुएंस में आके इसने मेरे ऊपर ये एफआईआर किया है, ये केस किया है। जो भी एफआईआर में पॉइंट्स लिखे हैं आप उनको प्रूफ करें कि ये सब झूठे हैं, गलत है। अगर अपोजिट पार्टी को चोट लगी है और उसने दिखाया है कि चोट लगी है, तो आपको ऑन द स्पॉट अरेस्ट किया है, तो आप अपना बात रखें कि मेरे को ऑन द स्पॉट अरेस्ट किया था, और अपना मेडिकल भी कराना ना भूलें। मेडिकल के लिए आप अपना पर्सनल मेडिकल करा सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से, जैसा कि पुलिस कराती है सरकारी हॉस्पिटल से, तो आप अपना प्राइवेट हॉस्पिटल से मेडिकल करा सकते हैं। तो आपको अपना मेडिकल का पॉइंट रखना चाहिए कि देखिए साहब, मैंने मेडिकल कराया है, मेरा साथ ये घटना हुआ था, और सामने वाली पार्टी ने मुझ पे अटैक किया था, और ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम अकर हुई थी। आप अगर सीसीटीवी कैमराज है उस जगह पे, उसका वीडियो यूज़ कर सकते हैं, जो भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल सके, या फिर कोई भी ऐसा प्रूफ जो आपके फेवर में चीज़ें कर सके। ये सारी चीज़ों को आपको दिखाना चाहिए, कोर्ट में प्रूफ करना चाहिए, कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए। जब भी कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो पुलिस सेक्शंस के अकॉर्डिंग, वेरियस सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग पुलिस को एक्चुअली टाइम होता है 60 to 90 डेज़ का टाइम होता है। उस टाइम पीरियड में पुलिस को क्या होता है कि चार्जशीट सबमिट करना होता है कोर्ट में। कभी कभी पुलिस नहीं सबमिट कर पाती, या फिर कुछ और रीज़न हो सकता है, उनके साइड से कोई डिले हो, या फिर और कोई प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं सबमिट कर पाते हैं। तो आप इस चीज़ का बेस बना के अगेन बेल ले सकते हैं, और ईजिली बेल मिल जाता है ऐसे सिचुएशन में। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं मैंने कि जिसमें पुलिस लेट चार्जशीट फाइल करती है और कोर्ट ईजिली उसमें बेल दे देती है, क्योंकि उस कोर्ट को लगता है कि इसमें लैक्सिटी है। पुलिस जानबूझ के बंदे को कोर्ट में पेश नहीं कर रही, बंदे को जेल में रखना चाहती है, और उनकी लैक्सिटी की वजह से किसी नॉर्मल पर्सन को क्यों प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए आपको अगर लगता है कि 60 to 90 डेज़ वाला जो पीरियड है उस बीच में चार्जशीट नहीं फाइल हो पाया है, तो आप कोर्ट में मूव कर सकते हैं, और ईजिली इस बेसिस पे बेल मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिकवरी का। सबसे पहले पुलिस यही बात रखती है कि इनको पर्सनल कस्टडी चाहिए।
सो दैट रिकवरी हो सके। पर्सनल कस्टडी में जब बंदा जाता है और रिकवरी करती है पुलिस, अगर रिकवरी नहीं होता है, वो टाइम लैप्स हो गया है तो और आपको जेल में भेज दिया गया, तो इस बात का भी ग्राउंड बना के आप बेल ले सकते हैं। आप ये दिखा सकते हैं कि जी इनको तो कुछ मेरे से स्टेटमेंट चाहिए नहीं, मैं ऑलरेडी जेल में हूँ, इन लोगों ने ऑलरेडी जो पूछताछ करना था, जो रिकवरी करना था कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, मेरी इनको ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप बेस बना के कोर्ट के सामने बेल का पॉइंट रख सकते हैं। जो चार्जशीट है आप बता सकते हैं कि चार्जशीट बाद में भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज इनको जो रिकवरी करना था, जो मेरे से पूछना था ऑलरेडी पूछ लिया है, मैं तो इधर जेल में हूँ, तो इनको मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी जुडिशियल कस्टडी में हूँ, तो ज़रूरत नहीं है। सो दैट आपको इजीली बेल मिल सकता है। ये सारे अगर पॉइंट्स आप कोर्ट के सामने रखते हैं तो नेक्स्ट आप ये भी रख सकते हैं कि देखिए मेरा कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, यानी मैंने पहले कोई क्राइम नहीं किया हुआ, कोई मेरे ऊपर एफआईआर नहीं है, कोई केस नहीं है, सो मैं ऑलरेडी ये मेरे को फंसाने की कोशिश है। तो ये बेस भी बना के आप इजीली कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं। तो आपको करना ये होगा कि आपको कोर्ट को कन्विंस करना हो कि मेरे ऊपर पहले कोई एफआईआर नहीं हुआ। अगर इन केस कोई एफआईआर हुआ भी है तो आप ये दिखा सकते हैं कि जी सिर्फ एफआईआर हुआ है, कोर्ट में मैटर पेंडिंग है और इस पर कोई अभी तक जजमेंट नहीं आया है, ये अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो जब तक आपको कोर्ट गिल्टी नहीं मानती है, जब तक आपको पनिशमेंट नहीं देती है, तब तक आपको क्रिमिनल नहीं माना जाता। तो ये भी बेसिस पे आप कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं कि एफआईआर ऐसे ही हो गया, एफआईआर लोगों ने गलत किया हुआ मेरे ऊपर। तो आपको इस बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब ये पॉइंट्स पेश करते हैं तो आपको माइन्यूट डिटेल्स लिखना चाहिए, माइन्यूट डिटेल्स आपको अपने एप्लीकेशन में लिख के कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो ये भी एक आपके फेवर में आ सकता है। आप कोर्ट को बता सकते हैं कि देखिए मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ, कंट्री के डेवलपमेंट में मेरा कंट्रीब्यूशन है, इनकम टैक्स देता हूँ, कंट्री को डेवलप होने में हेल्प होता है। तो ये सारी चीज़ें भी कोर्ट को कन्विंस करने में बहुत ही मददगार साबित होती हैं। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई फिजिकल डैमेज हुआ हो तो आप मेडिकल लगा सकते हो, कोई फिनेंशियल डैमेज हुआ तो उसको भी आप फिनेंशियल लॉस को भी शो कर सकते हैं कि देखिए जी ये फिनेंशियल लॉस हो रहा है, मैं इनकम टैक्स पे करता था, मैं कमाता था, इनकम टैक्स अब नहीं पे कर पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ों को भी आप बेस बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है फैमिली। अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई ओल्ड पर्सन है, जैसे कि माँ बाप हो गए, बूढ़े माँ बाप हैं, आपकी वाइफ है, आपके छोटे बच्चे हैं, तो आप ये दिखा सकते हैं कि ये सारे लोग मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, मैं ही ब्रेड विनर हूँ फैमिली का, इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। अगर मैं जेल में रहूँगा तो इनकी हालत ख़राब हो सकती है, इनके जो डेली नीड्स है वो कौन फुलफ़िल करेगा और इनको भूखे मरने तक की नौबत आ सकती है। इस बात को भी आधार बना सकते हैं आप कोर्ट में और कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं। एक सबसे अच्छा ग्राउंड होता है बेल का जो है सेक्शन 437 क्लॉज 6 CRPC। ये कहता है कि आप जेल में हैं और आपका मैटर एविडेंस पे लगा हुआ है। अगर एविडेंस पे लगा हुआ है, जिस दिन से एविडेंस पे लगा हो उस दिन से 60 डेज़ का टाइम पीरियड, यानी सपोज आज अगर एविडेंस पे लगा हुआ है तो आज से 60 डेज़ तक आपका एविडेंस नहीं होता है, जो पीरियड होता है उस 60 डेज़ का पीरियड होता है, उस डेट तक भी एविडेंस में अगर नहीं लगा तो आपको कोर्ट इजीली बेल देती है। मजिस्ट्रेट ये कर सकता है कि आपको बेल दे सकता है। ऐसे में दिल्ली जैसे जगह में चलो एवरी मंथ डेट लग जाता है, लेकिन दिल्ली को छोड़ के बाहर और जो छोटे सिटीज़ है, जो स्मॉल टाउन्स हैं, उसमें लंबे लंबे डेट पड़ते हैं। जैसे कि आज अगर डेट है तो 3 महीने 4 महीने बाद तक का डेट पड़ जाता है। तो होता ये है कि आप इसको ग्राउंड बना के ईजिली बेल ले सकते हैं। देखिए किसी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस का एप्लीकेशन लगता है तो वो कोर्ट के अकॉर्डिंग लगता है। जैसे कि अगर ट्राइबल बाई MM है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, तो आपको MM के सामने अपना एप्लीकेशन लगाना होता है। अगर ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है तो आपको सेशन कोर्ट के सामने अपना बेल एप्लीकेशन लगाना होता है। बेल के रिगार्डिंग सेक्शन से 437 एंड 439 CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अकॉर्डिंग आप बेल का एप्लीकेशन मूव करते हैं। अगर MM कोर्ट में करना है तो सेक्शन 437 के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, और अगर सेशंस कोर्ट में करना है तो आप सेक्शन 439 के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। तो अगर आप MM कोर्ट में मूव किया, अगर आपने उधर से बेल आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आप करते ये हैं कि आप सेशंस कोर्ट में फिर मूव करते हैं, और अगर सेशन कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाता है तो आप हाई कोर्ट में जाते हैं। जो मैटर सेशंस कोर्ट से ट्राइबल होता है, अगर उधर रिजेक्ट हो जाता है, उधर डिसमिस कर देता है कोर्ट आपका, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आप ऊपर वाली कोर्ट में जा सकते हैं। अगर उधर से भी रिजेक्ट होता है तो फिर ऊपर जाने का प्रोसीजर है। तो ये सारा प्रोसीजर था मैंने बताया सारा बेल लेने के लिए। नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में अगर आपको कोई
FIR होता है, जेल होता है, तो कैसे बेल ले सकते हैं, ये सारा प्रोसीजर था। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।